नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आपको भारतीय राजनीति के कुछ दिग्गजों के किस्से सुनाने आया हूं। पहला किस्सा, जब संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा ने नमाज अदा की। दूसरा, अपनी हत्या से पहले इंदिरा ने राजीव को बुलाकर अमिताभ बच्चन और माधवराव सिंधिया को लेकर क्या राजनैतिक सलाहें दी थी। तीसरे किस्से का सिरा जुड़ता है फूलन देवी से, जब वो पेरिस गईं और ब्लैक लिमोजिन मर्सिडीज में खरबूजा खाने लगी। आखिरी के किस्से की बात करें तो वो सोनिया गांधी से जुड़ा है। जब CWC की मीटिंग में उनकी फजीहत हो रही थी तो सिवाय RK धवन के कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं बोला। ये सब कुछ हमने जुटाया वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की किताब लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन से, जिसे छापा है हैचेट पब्लिकेशन ने। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें हम रोज एक किताब पढ़ते हैं और सुनाते हैं उससे जुड़े कुछ रोचक किस्से। शुरू करते हैं इंदिरा के नमाज पढ़ने के किस्से से। इस कहानी का एक जरूरी किरदार है इंदिरा की परछाई रहे RK धवन। धवन जिन्होंने संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझा और उसके लिए इंदिरा को कन्विंस किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए ये धवन साहब ही थे जिनकी मनमर्जी पर CM सत्ता पर काबिज भी होते थे और बेदखल भी। धवन का इंदिरा पर कितना प्रभाव था, इसे ऐसे समझिए कि एक दफा उनके कहने पर इंदिरा ने नमाज अदा की थी। बात 1980 के आम चुनावों से पहले की है। उन दिनों इंदिरा सत्ता से बाहर थीं और जाहिरन परेशान रहती थीं। ऐसे में धवन बहुत से गुरुओं से, मौलवियों से, बाबाओं से, संत मुनियों से मिले और उनको इंदिरा के पास लाते थे। ऐसे ही एक विजिटर थे मौलाना जमील इलियासी, जो दिल्ली में एक मस्जिद में मौलवी थे। इलियासी थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले लोगों में से थे। उन्होंने छूटते ही इंदिरा की भारी भरकम जीत की भविष्यवाणी कर दी। शर्त बस ये रखी कि उन्हें इंदिरा के बेडरूम की छत पर एक ताबीज़ बांधने दिया जाए। धवन के अप्रूवल के बाद मौलाना इलियासी की ये बात मानी गई। हालांकि वो ये भी कह गए थे कि जैसे ही चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें आएँ उन्हें तुरंत बुलावा भेजा जाए। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सीटें आईं 353। जीत के बाद इंदिरा इलियासी की बात भूल गई। जून 1980 में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इंदिरा मानसिक रूप से बुरी तरह से टूट गई थी। इलियासी को वापस इंदिरा दरबार में लाया गया, जहां उन्होंने अफसोस जताया कि ताबीज़ को वक्त रहते हटा लिया जाना था। इलियासी ने कहा कि इस भूल का सुधार बस एक ही तरह से हो सकता है कि इंदिरा नमाज पढ़ें। जब इंदिरा ने कहा कि उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता तो इलियासी ने कहा जैसा वो कर रहे हैं उन्हें फॉलो कर लीजिए। इसके बाद धवन की निगरानी में इंदिरा ने वही किया। हालांकि इंदिरा की हत्या के बाद जब धवन से उनकी निगरानी हटी तो दिन फिर गए। उन पर हत्या में शामिल होने के भी आरोप लगे, कारण कि इंदिरा पर जब गोलियां चल रही थी धवन उनके बिल्कुल पीछे थे। फिर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में ठक्कर कमीशन बना। धवन कुछ बरस के लिए नेपथ्य में चले गए। हालांकि इसके बाद दिन बहुरे राजीव ने उन्हें ससम्मान वापस बुलाया और पार्टी में फिर से उनकी पूछ होने लगी। धवन दरबार सजने लगा। अब आपको लिए चलते हैं साल 1999 में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। शरद पवार के इशारे पर PS संगमा खड़े हुए और सोनिया से पूछा, हम आपके बारे में, आपके माँ बाप के बारे में बहुत कम जानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि करोड़ों भारतीयों में से क्या हमें कोई भी PM पद लायक व्यक्ति नहीं मिला, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। सोनिया सन्न रह गईं। संगमा को तो CWC में सोनिया की नॉमिनी के तौर पर लाया गया था। संगमा लगातार बोलते जा रहे थे और मीटिंग में सब खामोशी से बस सुन रहे थे। ये सब कौन थे? ये थे प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, अर्जुन सिंह, अंबिका सोनी समेत कई वफादार नेता। पर टोका सिर्फ पवार के ठीक बगल में बैठे धवन ने। संगमा को टोकते हुए बोले, भाई आप तो BJP RSS का एजेंडा लेकर आ गए हो। इसके बाद सोनिया की तरफ मुड़कर बोले, मैडम आप इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता बताते हैं कि सोनिया को ये बहुत छू गया कि पूरी मीटिंग में सिर्फ धवन इकलौते थे जिन्होंने संगमा को चुप करवाया। इसका इनाम भी धवन को मिला। साल 2004 में धवन को राज्यसभा भेजा गया। यहाँ बातचीत का रुख माखनलाल पोतेदार की तरफ मोड़ते हैं, जिन्हें नेहरू राजनीति में लाए। इंदिरा के समय बैकस्टेज पॉलिटिक्स का केंद्र रहे, लेकिन सोनिया के दौर में हाशिए पर आ गए। पोतेदार उन विरले नेताओं में से थे जो इंदिरा से राजीव का जो ट्रांजिशन था, जो परिवर्तन काल था, उसमें अपनी प्रासंगिकता बचा पाए थे। पोतेदार बताते हैं कि कैसे अपनी
हत्या से कुछ दिन पहले इंदिरा ने राजीव को एक मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग थे, अरुण नेहरू, पोतेदार, इंदिरा और राजीव। इंदिरा ने 2 हिदायतें देते हुए कहा था, तेजी के बेटे अमिताभ बच्चन को कभी भी राजनीति में मत लाना, और अगर तुम कभी पीएम बनो तो माधव राव सिंधिया को अपनी कैबिनेट में शामिल मत करना। हालांकि इंदिरा की हत्या के बाद राजीव ने मां की सलाहों को अनसुना करते हुए अमिताभ बच्चन को साल 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा का टिकट दिया और वो जीते भी। साथ ही माधवराव सिंधिया को राजीव की सरकार में मंत्री पद भी मिला। पोतेदार की जानिब से हम एक और किस्सा लाए हैं, जब सोनिया शीला दीक्षित से इतना खफा हो गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती थी। पूरा माजरा यह था कि साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव हार गए। अंदर खाने बात चली कि ये सब किया धरा है अर्जुन सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का। मनमोहन की हार और उस पर से ये भीतर घात सोनिया बिफर गई। अहमद पटेल और अंबिका सोनी जैसे अपने विश्वस्त सिपहसालारों से उन्होंने शीला को सीएम पद से हटाने की बात कह भी दी थी, लेकिन तब पोतेदार ने बीच बचाव किया और शीला की कुर्सी बच गई। अब बात करते हैं अंतिम कहानी की। राजनीति से थोड़ा विराम लेते हैं और एक मजेदार कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी की नायिका हैं डकैत रहीं और सांसद रहीं फूलन देवी, पर हम आपको बेहमई कांड, उनका सरेंडर, हत्या और लूटपाट के मामले नहीं बताएंगे। हम बीहड़ नहीं जा रहे हैं, हम आपको लेकर चलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां फूलन देवी 6 दरवाजों वाली एक चमचमाती काली लिमोजीन मर्सिडीज में खरबूजा खा रही हैं। मामला था कि फ्रांस के एक प्रकाशक ने फूलन देवी की आत्मकथा छापने का मन बनाया। इस प्रोजेक्ट की मियाद थी 2 बरस। फूलन को पेरिस आने का न्योता मिला और जाहिरन वो गई भी। इस यात्रा में उनके साथ थे वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति। ये ब्यौरे उनकी ही रिपोर्टों से हमें मिले। तो पेरिस पहुंचने पर फूलन और विजय को शहर घुमाने के लिए एक फ्रेंच ड्राइवर अपनी ब्लैक मर्सिडीज के साथ खड़ा था। विजय बताते हैं, फूलन ने कार में मौजूद लगभग हर उस चीज़ को छूकर महसूस किया जो भारत में उनकी मारुति 800 से अलग थी। सबसे ज़्यादा फूलन को भाया मर्सिडीज़ का सैटेलाइट फ़ोन। उन्होंने ड्राइवर को मना लिया कि वो इस फ़ोन से दिल्ली में मौजूद उनकी छोटी बहन मुन्नी से बात करा दे। बात कराई गई और दोनों बहनें बहुत देर तक लिमोजिन के बारे में बातें करती रही। इतने में ही फूलन ने देखा कि सड़क किनारे एक फल की दुकान पर खरबूजा बिक रहा है। बेडेड क्वीन ये देखकर बच्चों की तरह उत्साहित हो गई। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को आदेश दिया कि उनके लिए खरबूजा लाया जाए। खरबूजा आया। बेचारे फ्रेंच ड्राइवर को लगा कि आज के दिन के सारे सरप्राइज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कहाँ। फूलन ने लिमोजिन की मुलायम सीट पर स्विस चाकू से खरबूजा काटना शुरू किया, जिससे स्वाभाविक था कि जूस और खरबूजे की फांकी गाड़ी की सीट और फ्लोर पर छितरा गई। उस नौजवान ड्राइवर ने कमांडो के स्पीड से साफ तौलिया निकालकर उन्हें दिया, जिस पर वो खरबूज रख सके। पर पूरे दुलार और अधिकार से फूलन बोली, अरे भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, हम खरबूजा ऐसे ही खाते हैं अपने देश में। फूलन ऐसे ही थी, एकदम देसी ठेठ, समय काल परिस्थिति देखकर खुद को बदलती नहीं थी। और ऐसा ही है आपका लल्लन टॉप, जो आप तक ऐसे ही किस्से पहुंचाता रहेगा, किताबें पढ़कर आता रहेगा। हमारे साथी दीपक लगातार इस ज़रूरी काम में लगे हुए हैं। ये एपिसोड भी वही लिखे हैं। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।